नाउ स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लेंगे क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। बट ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि क्लींजिंग एक्शन क्या होता है सोप का। तो आप एक काम करिए, यूट्यूब पे जाइए और आप यूट्यूब पे टाइप करिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसे ही आप टाइप करोगे, ये देखिए थर्ड नंबर पे हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक, और अगर आप यहाँ लिख देते हैं बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है, बाय 2 पाई क्लासेस, ये पुराना वीडियो है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप ये देखिए, बाय सबसे टॉप पे आ जाएगा, देखिए छोटा सा बच्चा बना हुआ है 2 पाई क्लासेस, ठीक है, 12 मिनट्स का लगभग ये वीडियो है, इसको आप देख लीजिए, जरूर आप देख लीजिए इसको बच्चों, ओके। तो आपको यहाँ क्लींसिंग एक्शन पता चल जाएगा सोप का। अब जब आपको क्लींसिंग एक्शन पता चल जाएगा सोप का, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक, देखिए क्लींसिंग एक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सोप के दो एंड होते हैं, एक होता है आयनिक एंड, एक होता है नॉन आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिसल बनाता है, ये इस तरीके से, ठीक, ये मिसल होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्लींसिंग एक्शन में। ये देखिए, ये देखिए, और जब ये आपका ये वाला एंड होता है आयनिक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका आयनिक एंड, और ये होता है आपका नॉन आयनिक, ठीक है, ये हमने आपको सब कुछ बता रखा है। ये होता है आपका क्या, अंदर जो एंड होता है ये होता है नॉन आयनिक, नॉन आयनिक एंड, ओके स्टूडेंट्स। और नॉन आयनिक एंड में ही आपका ऑयल ड्रॉप आके ट्रैप हो जाता है यहाँ पे आती है आपकी क्या, ऑयल ड्रॉप, ये देखिए इस तरीके से, ऑयल ड्रॉप या ग्रीस के पार्टिकल्स, मतलब जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ के ट्रैप हो जाते हैं, और सोप का क्लींसिंग एक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यानी कि यहाँ पर मिसल फॉर्म होगा, तभी आपका क्लींसिंग एक्शन सोप दिखाएगा, जैसा कि हमने आपको वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, जैसा एक्शन बच्चों सोप करते हैं, सेम एक्शन डिटर्जेंट भी करते हैं। डिटर्जेंट में भी 2 एंड्स होते हैं मॉलिक्यूल में, एक होता है आयनिक एंड और दूसरा होता है नॉन आयनिक एंड, ठीक है ना। अब ध्यान दो जरा, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। डिटर्जेंट का क्लींसिंग एक्शन और अच्छा होता है, क्यों होता है। सबसे पहले आप ये समझो बच्चों, जो हार्ड वाटर होता है, सब बहुत सारे बच्चों को हार्ड वाटर नहीं पता होता है। तो हार्ड वाटर कोई ऐसा वाटर नहीं होता है कि जिसको आप टच करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, ऐसा नहीं है ठीक है। जैसा नॉर्मल वाटर दिखता है वैसा ही हार्ड वाटर भी दिखता है, देखने में उसको ट्रांसपेरेंट होते हैं दोनों, है ना, दोनों का कोई कलर नहीं होता है, दोनों ट्रांसपेरेंट लगते हैं। हार्ड वाटर में बस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, सुन लो ध्यान से। हार्ड वाटर कंटेन्स, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये आपको समझना जरूरी है। हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, ठीक। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, किसमें, हार्ड वाटर में, ठीक है ना। ओके बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, MgCl2, ये जस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आप इतना सब समझो, अज्यूम करो कि आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, आसान है, ठीक। CaCl2 MgCl2। अब होता क्या है, जरा ध्यान से चेक करें बच्चों, देखिए यहाँ पे आ जाइए। तो बच्चों, जो आपका सोप होता है, ठीक है, सोप में भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सोप का। डिटर्जेंट का कोई भी फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, लेकिन आपको सोप का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, सोडियम एस्टेरेट का। क्या होता है, C17H35COO माइनस, और यहाँ होता है Na+, जिसको आप CONA भी आप लिखते थे। तो होगा क्या, जैसे ही आप इस सोप को पानी में डालोगे, कौन से पानी में, हार्ड वाटर में, ठीक, तो उस हार्ड वाटर में मिलेगा आपको MgCl2, ये लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कहाँ से आ गया, ये आया हार्ड वाटर, भाई सोप को लेके पानी में ही तो डालते हो ना, ठीक। तो ये आपको मिला कहाँ से, MgCl2 हार्ड वाटर से। जस्ट हम MgCl2 का एग्जांपल लेके यहाँ पर देख रहे हैं। अब होगा क्या बच्चों, ये जो सोप है जो कि मिसल बनाता था, अब ये मिसल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और मिसल नहीं बनाएगा तो क्लींसिंग एक्शन हो नहीं पाएगा, ये मिसल नहीं बनाता है, बल्कि अब ये बिजी हो जाएगा। ये जो सोप का मॉलिक्यूल है C17H35COO- ये जो सोप का मॉलिक्यूल है, मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद, ये क्या है आपका सोप का मॉलिक्यूल है, ये सोप मॉलिक्यूल है। तो अब ये बेचारा जो सोप का मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से जितने भी सोप के मॉलिक्यूल है सब के सब बिजी हो जाएंगे मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट से लड़ाई करने में। लड़ाई करना मतलब उससे रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। तो यहां से देखिए जरा, ये जो ब्रेक होगा आपका सोप का मॉलिक्यूल, इसको आप ब्रेक कर सकते हो दो तरीके के आयन में। कौन सा, C17H35COO माइनस, यहां से इसको ब्रेक कर दो, ये एनायन अलग हो जाएगा, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, और सोडियम आयन अलग हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या होगा, MgCl2 से आपको दो तरीके के आयन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको Mg2+ आयन और दूसरा मिलेगा आपको क्लोराइड आयन। करना कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से चेक करो, इसके एनायन को इसके कैटायन से जोड़ दो, ये लो, और इसके एनायन को
इसके एनायन को इसके कैटायन से जोड़ दो, ये लो, ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा अगर हम जोड़ दें किसको, C17H35COO माइनस है यहाँ, और Mg के ऊपर क्या है 2 प्लस, भाई एक पे माइनस एक पे प्लस है, ये लो 2 प्लस, क्या होगा क्रॉस, क्रॉस करा दो यहाँ पे इसकी वैलेंसी, इसको 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा C17H35COO एंड होल, होल ट्वाइस, क्यों, क्योंकि ये वाला 2 इधर आ गया, और Mg के नीचे क्या लगेगा, ये जो -1 है उसका 1 यहाँ आ गया, अब 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहां पर आंसर आएगा आपके पास C17H35COO होल ट्वाइस Mg, ये लीजिए, ये हो गया होल ट्वाइस Mg, ठीक, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, Na प्लस और Cl माइनस NaCl, ठीक, तो साथ में आपके पास क्या बनेगा NaCl, ये लीजिए, ये दो प्रोडक्ट आपके यहां पर बन जाएंगे बच्चों, ठीक, एक तो ये बनेगा, कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए इस रिएक्शन में, ठीक, और दूसरा आपके पास ये बनेगा, ये लो यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, ठीक, सो ये लीजिए प्लस ये, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम स्टीरेट। अब उससे आपको मतलब है नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ये सोप रिएक्शन कर करके ध्यान से चेक करो, इस तरीके के कुछ सॉल्ट्स आपको मैग्नीशियम या कैल्शियम के देने लगेगा, इसी को स्कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो क्या रहा है, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, अब ये सोप के मॉलिक्यूल मिसल नहीं बना रहे हैं, उसमें नहीं बिजी है मिसल बनाने, मिसल बनाओगे तभी तो क्लींसिंग एक्शन होगा, मिसल बनाने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, ये तो भैया मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड से या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट से रिएक्शन कर रहे हैं, वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जितने तरीके के भी सॉल्ट होते होंगे उससे रिएक्शन कर रहे हैं, मैंने एक सॉल्ट का आपको रिएक्शन दिखाया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ठीक, तो ये देखो सारा सोप कहाँ जा रहा है, स्कम बनाने में। स्कम क्या होता है आप देख भी सकते हो, हैंडपंप से आप पानी निकालो कहीं पे, तो हैंडपंप से जब आप पानी निकालोगे उसमें ना हार्ड वाटर होता है, वो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उसमें सोप लगा के देखो ऐसे, उस पानी में सोप आप डाल के देखो तो पता है क्या होगा, आपको झाग नहीं मिलेगा, वहां पर लेदर नहीं मिलेगा, आपको झाग नहीं मिलेगा, बल्कि वहां आपको चिपचिपा व्हाइट कलर का कुछ दही जैसा, कर्ड जैसे दही होती है, दही चिपचिपी, वैसा आपको कुछ मिलेगा, वो जो दही जैसा होता है वही स्कम होता है ये। तो अब सुनो, अब आपने जो सोप डाला है, सोप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपने डाले सोप के, ऑब्वियसली भाई सोप तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना सोप के, तो भैया सारे के सारे मॉलिक्यूल तो इससे रिएक्शन कर रहे हैं, किससे, हार्ड वाटर में मौजूद मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट से। तो जब तक हार्ड वाटर में प्रेजेंट सारा का सारा मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म मतलब रिएक्शन नहीं कर लेगा, तब तक ये मिसल बनाएंगे नहीं। सोचो मान लो कि MgCl2 के 10 मॉलिक्यूल थे अंदर, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक सोप इससे रिएक्शन करता रहेगा, जैसे ये खत्म होंगे तब जाके जो सोप है वो मिसल बनाना शुरू होगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो आपको एक्स्ट्रा सोप उसमें डालना होगा, किसके लिए, कि भैया जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं उससे सोप रिएक्ट कर जाए, अब बचा कुचा जो सोप होगा वो मिसल बना के क्लींजिंग एक्शन देगा, मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा सोप तो वेस्ट हो गया इस रिएक्शन को करने में, सही है ना, मिसल तो बने ही नहीं, मिसल तो बहुत देर के बाद बनेंगे, ठीक, तो ये चीज होती है। तो सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ स्कम बनाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का कर्ड जैसा दही जैसा चिपचिपा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, तो ये होता है बस, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है। अब डिटर्जेंट अगर यहीं पर ले लेते हैं, जिसका आपको रिएक्शन भी नहीं लिखनी, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, बस आप ये समझो यहां पर बच्चों हमने क्या किया, इस सोप की जगह अगर हम डिटर्जेंट ले लें, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ठीक, ये लो, ये जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्जेंट होते हैं, इसको यदि आप हार्ड वाटर के साथ लगाओगे, इसको यदि आप किसके साथ लगाओगे, हार्ड वाटर, ये मैंने हार्ड वाटर लिखा है समझ जाना, ये H है भैया, ठीक, देख लो, ठीक, तो अगर आप इसको किसके साथ लगाओगे, हार्ड वाटर के साथ लगाओगे, ठीक, तो हार्ड वाटर में आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, सही है, या कैल्शियम क्लोराइड भी मिल सकता है, या कोई और सॉल्ट भी मिल सकता है, उसकी आप टेंशन मत लो, मैग्नीशियम कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, एकदम आसान रिएक्शन बता रहा हूं। तो पता है डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता, लो भैया नो रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ठीक है ना, अब कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके फटाफट क्या बना देंगे, मिसल्स बना देंगे इस तरीके से। सुन लो, सोप का जो क्लींसिंग एक्शन होता है डिटर्जेंट का भी वही होता है, तो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट ही नहीं करते हैं हार्ड वाटर में, तो स्कम तो बनेगा ही नहीं, तो डिटर्जेंट वेस्ट होगा ही नहीं, तो डिटर्जेंट क्लींसिंग एक्शन बहुत अच्छा आपको देगा, क्योंकि फटाफट मिसल बना देगा और क्लींसिंग एक्शन दे देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यही आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, कह रहा है ये आपका आंसर है, ठीक, कह रहा है डिटर्जेंट वर्क एज क्लींसिंग एक्शन एजेंट इन बोथ हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर में तो काम करेगा, तो सॉफ्ट वाटर में तो आपका सोप भी काम करता है, सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें कि डिस्टिल वाटर,
सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं है, ठीक। ओके नाउ, तो कह रहा है कि द चार्ज एंड ऑफ द डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन द हार्ड वाटर। अब ये क्या बात लिख दी, द चार्ज एंड ऑफ डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ठीक है, विद कैल्शियम एंड, अब ये चार्ज एंड ऑफ डिटर्जेंट क्यों लिखा है, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, ये क्या है आपका, ये जो चार्ज एंड है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी एंड पे तो रिएक्शन होती है, ये मैग्नीशियम आके सोडियम को हटा रहा है एक तरीके से, ऐसा सोचो भाई, तभी तो मैग्नीशियम यहाँ लग जा रहा है। तो इसी तरीके से डिटर्जेंट में जो चार्ज एंड होता होगा यहाँ पर जो जहाँ पे चार्ज होते हैं माइनस प्लस, वहां पे मैग्नीशियम आ ही नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट कहता भैया हम रिएक्शन ही नहीं करेंगे तुमसे, जाओ, डिटर्जेंट का जो आयनिक एंड होता है, जो चार्ज वाला एंड होता है, कहता है जाओ मैग्नीशियम हम तुमसे रिएक्शन नहीं करेंगे, जाओ कैल्शियम हम तुमसे रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है फटाफट मिसल्स आपका बना देगा। तो बस यही चीज आपको लिखी हुई कि डिटर्जेंट सोप की तरह, डिटर्जेंट के जो आयनिक एंड होते हैं या चार्ज एंड होते हैं वो सोप की तरह हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन करके इनसॉल्युबल स्कम नहीं बनाते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक, समझ गए होगे। बस अब ये आपका आंसर है, रिएक्शन एग्जाम में नहीं लिखनी है, बस ये आपको रट के जाना है, रटने का मतलब याद करके जाना है, समझा मैंने दिया ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक। तो आंसर याद कर लीजिए, द चार्ज एंड ऑफ द डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। किसको बोल रहा है ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कौन है यहाँ, स्कम है, जो स्कम आपका बनता था उसकी बात कर रहा है, ठीक, स्कम है, ठीक, जो कि ये रहा आपका, कहाँ गया, ये है आपका स्कम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नहीं बनता है, बस, तो बस यही है, इसलिए जो है आपके डिटर्जेंट अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करेंगे, और जो सोप है वो ओनली सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, समझ गए। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पार्ट ए देखिए बच्चों, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, सीओ, सीओ क्या होता है, सीओ का मतलब पता है क्या होता है, सीओ का मतलब होता है, ऐसा कहीं सीओ लिखा है, इसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या बात है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब इसको ओपन करके लिखोगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। तो आप 6 कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे ओ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये 2 नंबर कार्बन पे ओ लगा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहले सी डबल बॉन्ड ओ बना देंगे, ये 2 नंबर का कार्बन है, इसके लेफ्ट में 1 कार्बन है, तो यहाँ 1 कार्बन है, इसके राइट में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब ये देखिए ये वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे CO है, ये बीच में CO है, फिर इसके राइट वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा होगा, एक हाइड्रोजन नीचे, फिर ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा होगा एक नीचे लगा होगा, ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे, और ये वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। सो 1 2 3 ये लीजिए। बस आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप पहचान पाओ कि कीटोन कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कीटोन है, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, और कीटोन मैंने आपको बताया एक कार्बन उधर लगा होगा एक कार्बन इधर लगा होगा, तो देखो एक कार्बन इधर लगा एक कार्बन इधर है, ठीक। तो फर्स्ट वाले में क्या है आपका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, कीटोन, ओके। तो इन्होंने बस हमसे फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखने के लिए बोले थे, कीटोन। उसके बाद सेकंड वाला है CH3 CH2 COH। कभी भी अगर आपको COH दिखाई पड़ता है, मैं बी का भी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये देखो बच्चों, यहाँ से एक कार्बन 2 3 4 4 कार्बन है, एंड वाला जो कार्बन है वो COOH है, और COH कैसे लिखते हैं, ये देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यही COH है, ठीक। सो यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ COH कवर हो गया, कितने कार्बन बचे 1 2 3, तो पीछे इसके 3 कार्बन लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3, और इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये देख लो आप एंड वाले में, ठीक। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ओके। तो बस ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया, आप क्लियरली देख सकते हो, बस स्ट्रक्चर मैंने बनाया ताकि आप फंक्शनल ग्रुप को देख सको। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो COH क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड वाले में CHO लगा है। CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड, ठीक है ना। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे लास्ट वाले का तो इस तरीके से होगा कुछ, लास्ट नहीं सी पार्ट का, सी पार्ट का देखो लास्ट में CHO कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये इधर से कार्बन खुला रहता है, एक बॉन्ड ये कहीं पे लग जाएगा, ठीक। तो आप देख लोगे ये हो गया आपका CHO, इसके पीछे कितने कार्बन लगे 1 2 3 4, ठीक। तो लगा देंगे यहाँ पे 4 कार्बन लगा दीजिए, 1 2
3 एंड 4 और सभी कार्बन में हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ये 2 बना चुका है 3 4, ये 2 बना चुका है 3 4, ये 2 बना चुका है 3 4। ठीक है, बस ये देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला था, इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो उसमें आप देख सकते हो, ये देखिए ये क्या है, CHO यहाँ एंड में लगा हुआ है, इसी को हम CHO बोलते हैं। यही क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है लास्ट वाले में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है OH लगा है। OH क्या होता है, OH को हम एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ओके, तो लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल। ठीक, लास्ट वाले का यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लास्ट वाले का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए पार्ट डी में। ठीक, कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन यहाँ बना दोगे, इस कार्बन पे एक OH लगा दोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये लीजिए खत्म। ठीक, आप देख सकते हो ये है CH3, चेक कर लो, ये CH3 है, फिर CH2 है, तो ये CH2 है और फिर OH है, फिर OH है। OH क्या आपका यहाँ हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आपको बोल रहा है हाउ इज इथीन। अब सबसे पहले सभी बच्चों को इथीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इथीन बनाना है, क्या बनाना है, कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, आपको इथीन बनाना है बच्चों। इथीन, इथीन एथ लगा हुआ है, एथ और प्लस इन। एथ का मतलब कितने कार्बन लेने, 2 कार्बन लेने, कितने कार्बन, 2C। 2C का मतलब 2 तो कार्बन लेने, और इन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बस अब फॉर्मूला क्या बनेगा, आप चेक कर लो, इथीन का C डबल बॉन्ड C, और एक कार्बन हमेशा टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। आई रिपीट, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो इस कार्बन तो 2 लेने हैं, तो 2 कार्बन ले लिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड भी डालना है क्योंकि इन लगा है, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया। अब सुनो, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना चुका है, 2 बॉन्ड यहाँ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये लीजिए। तो ये आपका इथीन का क्या नाम है, स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो कितने कार्बन है, 2, तो C2 और H ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और C2H4 1 2 3 4, ये लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही इथीन है आपका। ये आपको बना के लेके आना है। अब कैसे बनाना है, इथेनॉल से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इथेनॉल का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से आप लोग को याद ही होगा, C2H5OH होता है। ठीक, 2 कार्बन का एल्कोहल, तो पहले इथेन बना लेंगे। ये देखिए इथेन तो आता होगा ना, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, ये लो, ये तो आपका इथेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका इथेन है। ठीक, और इसमें से H को हटा दोगे और OH को लगा दोगे तो बन जाएगा ये इथेनॉल। सो यहाँ पे देखिए ये हमने कॉपी कर लिया, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इस वाले H को हटा के यहाँ क्या लगा दोगे, OH, तो ये हो जाएगा क्या, इथेन और प्लस ऑल, ई को हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बन गया ये इथेनॉल। तो ये रहा आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो, अब एक खास बात समझो बच्चों, देखो ये जो इथेनॉल है इसको आप OH चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात क्या है, सेम है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए। अब आपको सोचो ना, इस हाइड्रोजन को हटा के इस हाइड्रोजन को ना, यहाँ पे OH लगाया ना आपने, ये वाली पोजीशन पे आपने OH लगाया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये वाली पोजीशन पे क्या लगाते, OH ये वाली पे, तो इस पे लगा दो, क्या ही हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन इधर ही है और यहाँ पे हमने OH लगा दिया। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब इथेनॉल है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब मैंने आपके बेसिक यहाँ पे क्लियर कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा बच्चों, सुनिए ध्यान से। जब इथेनॉल से हम क्या बनाते हैं, इथीन बनाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एक्सेस में। ठीक है, H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कॉपी में नोट लगाएं। जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, तो ध्यान से सुनिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है, डी का मतलब हटा दो, रिमूव कर दो, किसको, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी होता है। फिर से सुन लो, डीई का मतलब डी मतलब हटा दो, रिमूव कर दो, किसको, हाइड्रेट को, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो होगा जो पानी को हटा देगा, पानी के मॉलिक्यूल को निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक, अब सुनो, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, H2SO4 होता है। तो H2SO4 क्या करता है, इस अल्कोहल में से पानी को निकाल देता है। अब कैसे निकालता है पानी को, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां से सबसे पहले आपको लिखना है इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये वाला। अब मैं बहुत आराम से रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे बच्चों।
ये देखिए ये आपका इथेनॉल है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि आप नीचे OH लगा दो, क्यों लगा दो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सब रिएक्शन को करने की ट्रिक होती है, ठीक है ना। क्या ट्रिक है, यहाँ पे OH हमने लगा दिया और एरो लगा के आपको ऊपर लिख देना है, क्या आपको लिख देना है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 ऐसे करके लिखोगे। एक बात और याद रखिएगा, इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर भी याद रखना है। तो इसमें टेम्परेचर होता है कितना, या तो 170 डिग्री सेल्सियस, अगर आप डिग्री सेल्सियस में बता रहे हो तो 170 डिग्री सेल्सियस, अगर आप केल्विन में बता रहे हो, बताओ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, याद है 9th क्लास में करा था। 273 ऐड कर दीजिए, आई रिपीट, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा भैया, ठीक। तो 170 में हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से केल्विन में आ जाएगा, चेक कर लो। 3 + 0 3, 7 + 7 14 बन जाएगा यहाँ पर, तो 1 + 1 2 + 2 4, 443 केल्विन, ठीक है। तो या तो आप टेम्परेचर ये लिखो, और का मतलब या तो आप क्या लिखोगे 443 केल्विन, ये लीजिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो होता है केल्विन। केमिस्ट्री में हम केल्विन ही लेंगे, फिजिक्स में भी केल्विन लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ टेम्परेचर भी लिख दिया क्या, 443 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है सर, अब सर आप ध्यान से चेक करना, यहाँ पे मैंने आपको बताया है सर कि ये जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा। वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, यानी कि 2 होते हैं हाइड्रोजन इसमें और 1 होता है ऑक्सीजन। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे आ जाओ बच्चों, क्या आपको यहाँ H2O दिखाई पड़ रहा है, यस सर। यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H, ये पकड़ के बाहर निकाल दो, लो ये वाली यूनिट, इधर से OH निकाल दो, इधर से H निकाल दो, खत्म कहानी, ठीक। जब आप ऐसा करोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले तो आप रिएक्शन बनाना सीखिए, आप लोग रट के जाते हो फिर कर नहीं पाते हो, ठीक है ना। चलो रिएक्शन देखो कैसे बनाएंगे, यहां से देख ले बच्चे, OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, जैसे ही इसको हटा दोगे तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी 1, भाई ये वाला बॉन्ड टूट गया ना यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से, पहले समझो ये जो OH और H इसने क्या बना दिया, H2O, भैया चेक कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O तो निकल ही गया बाहर, निकाल दो, ठीक। H2O बाहर निकला इस रिएक्शन में, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूँ, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से है OH, यहाँ से है OH, ये आपने इथेनॉल लिया हुआ है, और आप कह रहे हो कि सर ये वाटर आप बाहर निकाल दो। भैया जब ये निकाल दोगे यहाँ से, निकालो, हटाओ इसको, निकाल के बाहर कर दिया H2O, हटाओ। जैसे ही आप हटाओगे, अब आप देखो, जैसे ही हटाओगे ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये क्या कह रहा हूं वैलेंसी, अरे भैया एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यस सर, पहले ये 4 बना रहा था, देखो 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही H यहां से हट जाएगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस कार्बन को देखो, पहले ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा था, जैसे ही OH हटा दोगे यहां से, एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन बोलते हैं वैलेंसी फ्री होने का ये मतलब होता है कि देखो वैलेंसी फ्री होने का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अभी बॉन्डिंग करने के लिए, और उसके पास भी, तो ये दोनों मिलकर आपस में बात कर लेते हैं, भैया एक काम करो, तो मेरा शेयर कर लो, मैं तुम्हारा, तो एक बॉन्ड ये एक्स्ट्रा बना देंगे। कहने का ये मतलब है ज्यादा टेंशन लेना नहीं आपको, ठीक, कुछ नहीं करना है। इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे कि एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पे डाल दोगे, खत्म। लो अब इस कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 3 4th बॉन्ड, 1 2 3 4 बन गया कि नहीं, इथीन, यही इथीन है आपका, यही इथीन है, चेक कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 राइट में, थोड़ा सा डिजाइन में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल तरीके से लिखा है, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ तैयार हो जाएगा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। थोड़ा सा सफाई से कर लेते हैं भाई, रुको, इसको आप थोड़ा छोटा कर दो, एरो के ऊपर लिख दोगे इस तरीके से, ठीक। ओके नाउ अब आ जाइए, ये लो, एक हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ, एक यहाँ, ठीक है। तो बस यही है आपका, ये आप क्या लेके चले थे, ये आप लेके चले थे इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक। और 443 केल्विन टेम्परेचर, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये है हाइड्रेशन, ये है हाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर पढ़ते होंगे, हाइड्रेशन कह रहा हूं, वेरी सॉरी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल, हाइड्रेशन नहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, तो ये आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, डिहाइड्रेशन, तो आप यही एग्जाम्पल दोगे एग्जाम में, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, ठीक है। और ये बन गया आपके पास क्या, इथीन बन गया, और साथ में निकल गया आपके पास क्या, वाटर, ये हो गई रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी रिएक्शन को आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, बना के दिखाया है, ठीक। अब सुनो, एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना के करते हो ना तब रिएक्शन याद होती है, आप लोग डायरेक्ट याद करते हो तो डायरेक्ट कहां से याद हो जाएगी रिएक्शन,
ठीक है ना। चलो अब अगर आपको ये बात पता है जो मैंने ऊपर लिखा है, तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो इथेनॉल होता है इसी को आप क्या बोलते हो, C2H5OH। चेक कर लीजिए, ये जो इथेनॉल है 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन इधर, ठीक। ये तो इथेन दिखाया था ना, छोड़ो इसको, आप इसको हटाइए दो। देखो इसी रिएक्शन को कैसे लिखोगे, 2 कार्बन है तो C2 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो H5, और ये रहा आपका OH, ये लो ये हो गया इथेनॉल। और प्लस बुक में ऐसे लिखा रहता है, प्लस नहीं, यहाँ पे फिर एरो में लिखा रहता है क्या, यहाँ पे एरो पे लिखा रहता है क्या, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा, यही पानी को निकालने का काम करता है, ठीक है ना। 443 केल्विन टेम्परेचर, और बन गया क्या आपके पास, इथीन। अब इथीन का फॉर्मूला क्या होता है देख सकते हो आप, मैंने अभी आपको दिखाया था क्या होता है, C2H4 है ना, C2H4। तो यहाँ लिखा रहेगा ऐसे करके C2H4, और प्लस में वाटर निकल गया, ये देखिए ऐसे करके आपको स्टूडेंट्स रिएक्शन एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये लीजिए, ये बच्चे याद करते हैं और यही देख के मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मुझे बनाना आता है तो मैं एग्जाम में ये लिख लूंगा। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको इसका प्रॉपर आंसर मैं दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। ये देखिए, ये रहा बच्चों इसका प्रॉपर आंसर, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद एक्सेस। एक्सेस याद रखिएगा शब्दों को, एक्सेस एक्सेस ज्यादा, एक्सेस में लेना है हमको कॉन्सेंट्रेट, मतलब ऐसा नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड कम पड़ जाए वहां पर, एक्सेस में लेना है, ठीक। एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल, ठीक है। किसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, इथेनॉल का, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना। किससे पानी निकल रहा था, इथेनॉल से पानी निकल रहा था भैया, C2H5OH से पानी, OH यहाँ से H यहाँ से, ठीक। तो इथेनॉल से पानी निकल रहा था तो हमें क्या मिल रहा था, इथीन। ये रही आपकी रिएक्शन। इथेनॉल को इन्होंने क्या किया है, मैंने इथेनॉल को कैसे लिखा है, ध्यान सारा चेक करो बच्चों। मेरा जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था इथेनॉल का, ठीक। ये देखिए मैंने बोला या ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो C2H5OH, और इन्होंने एक और तरीका बताया है वो आपको लिखना हो, लिख दो। ये रहा CH3, ठीक, चेक कर लो, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 लिखा। और ये क्या है फिर CH2 है, तो लो CH2 लिखा और फिर OH लिख दिया। इस तरीके से CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 OH, ठीक। और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन इज इक्वल्स टू इथीन आ गया। इथीन इन्होंने इस तरीके से क्यों लिख दिया सर, आपने वैसे क्यों लिखा था। लो भैया कंडेंस कर दो, क्या दिक्कत है। लो जब हम कंडेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। चेक कर लीजिए, ये मिला आपको क्या, कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो CH2, ठीक। और फिर डबल बॉन्ड, और ये मिला क्या आपको, कार्बन और 2 हाइड्रोजन। लो इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा है, और प्लस में क्या निकला है H2O, ठीक। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आप ऐसा लिख के आओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसको अब आप नोट कर लो, याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन बी लीदल। लीदल मींस जानलेवा हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जो आपका दो तरीके के अल्कोहल आपने पढ़े, एक पढ़ा है मीथेनॉल, तो मीथेनॉल में एक ही कार्बन होता है, ठीक है ना। ये वाला जो मीथेनॉल है आपका CH3OH, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3OH, मतलब मॉलिक्यूलर क्या, कंडेंस फॉर्मूला हो गया CH3OH। ये हो गया मीथेनॉल, एक कार्बन का अल्कोहल हो गया मीथेनॉल, और 2 कार्बन का अल्कोहल है C2H5OH इथेनॉल, ठीक। जिसको आप इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, ये देखिए, ठीक। और इसको लिखते कैसे हो आप, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 और 5 हाइड्रोजन इधर और OH, यानी कि C2H5OH, तो ये इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं, इथेनॉल, याद रखिएगा। इसको ड्रिंक कर सकते हैं, यस सर, लेकिन ऊपर वाले को, मीथेनॉल को, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, स्मेल भी लगभग एक जैसी होगी, ठीक है, लेकिन इसको ये ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है, जानलेवा हो सकता है अगर थोड़ा सा भी किसी ने पी लिया। अब क्यों हो सकता है, इसको प्रोसेस वाइज आपको यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़्यादा अपने मन से इसमें आपको आंसर नहीं बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपका मीथेनॉल होता है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, मीथेनॉल में। बात समझो, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका मीथेनॉल है क्या, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मीथेनॉल है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा लीवर में, ठीक। लीवर में जाएगा ये आपका जो मीथेनॉल आपने पी लिया है, मतलब पीना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मीथेनॉल आपने लिया और इसका होगा ऑक्सीडेशन लीवर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा कहाँ होगा, लीवर में, इन लीवर, ठीक।
तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब समझो, अब 1 कार्बन का अल्कोहल था, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये क्या, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। आपको ये सब याद नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, SCHO, इसी को हम क्या बोलेंगे, H, और ये हो गया CHO। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये आपका मेथेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेनल। अल हो गया। अब ये पहले क्या लगा था इसमें, पीछे OL ऑल लगा था, अब ये AL अल हो गया, मेथेनल हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना, तो यही बात आपकी किताब में लिखी, क्या मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथेनल इन द लिवर। उसमें ऑक्सीडाइज, लिवर में जाके इसको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह मिल जाता होगा, जिससे कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कौन सा मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे आपको मतलब है नहीं। ठीक है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं होता डिटेल में, बस आप समझो मीथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया है, मीथेनल बन गया। अब क्या होगा, ये जो मीथेनल होता है, तो बच्चों ये मीथेनल होता है भैया रिएक्टिव नेचर का, सुन लीजिए। ठीक, ये बहुत रिएक्शन करना पसंद करता है। ठीक, मीथेनॉल जो होता है, ये मीथेनॉल तो बेचारा कहता है चलो हम नहीं भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन पता है मीथेनॉल की रिएक्शन लीवर में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाती है, जिससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज होकर एक्टिव हो जाएगा। ये जो मीथेनल बन गया, ये बहुत खतरनाक है। ये जो है, ये कहेगा भैया हम तो रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन करता है किससे, जो सेल के कंपोनेंट है, यानी कि सेल के जो भी कंपोनेंट्स आपने सेल के पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उससे धीरे धीरे रिएक्शन करने लगता है। आप खुद सोचो, अब हमारी बॉडी में भाई, बॉडी तो हमारी सेल से मिलकर बनी है ना, अगर सेल से रिएक्शन करने लगेगा तब तो जान तो खतरे में पड़ी जाएगी, धीरे धीरे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कह रहा है इट कॉजेज, मतलब जब ये जो मीथेनॉल है, ये क्या करता है, ये सेल से रिएक्शन करता है। अब आगे क्या करेगा, ये रिएक्ट विद सेल। ठीक है, देखो यहाँ से मैं आपको ये जो बातें लिखी हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या जो भी हो, आप इसको डिलीट भी कर सकता था मैं वैसे, चलो इसको छोड़ो यहाँ पे। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये जो होता है भैया, ये जो मीथेनॉल बन गया, मीथेनॉल कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो मीथेनल बन गया, अल्डिहाइड जो बन गया, ये अल्डिहाइड। ठीक, तो ये होता है रिएक्टिव नेचर का, ये लो, ये है रिएक्टिव नेचर का। अब ये क्या करेगा, ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब जब ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करने लगेगा, तो सेल के कंपोनेंट्स में, आपने सेल के बारे में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है सेल में। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शंस करने लगेगा सेल के कंपोनेंट से, धीरे धीरे ये रिएक्शंस के द्वारा रिजल्ट ये आएगा कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कोगुलेट होने लगता है। कोगुलेट मतलब, कोगुलेशन का मतलब होता है मतलब एग्जैक्टली कोगुलेशन का मैं आपको कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ये समझो उसका थक्का बनने लगेगा। थक्का मीन्स उसका सेमी सॉलिड टाइप का कुछ बनने लगेगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। एग्जैक्टली कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्रेसिपिटेट आपने देखा ना सेमी सॉलिड, वैसा कुछ सेमी सॉलिड बनने लगेगा, यानी कि सेल अब खराब होने लगी आपकी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का कोगुलेशन कर देगा ये। फिर से सुन लो, मीथेनॉल किसी ने पी लिया, लीवर में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब मेथेनल बन जाएगा। अब ये मेथेनल बहुत रिएक्टिव होता है, ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के दौरान इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि ये आपके प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देगा, उसका थक्का बना देगा, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देगा। तो भैया प्रोटोप्लाज्म ही बर्बाद हो जाएगा जब आपका, तो सेल तो फिर डैमेज हो जाएगी। जब सेल धीरे धीरे डैमेज होगी तो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, बस यही चीज आपकी किताब में यहाँ लिख ली है, लिखा हुआ है आंसर में, पढ़ लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू कोगुलेट। ठीक, तो बस अब आगे एक चीज और, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है इट ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मीथेनॉल आप पीते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीथेनॉल मतलब आप नहीं पीते हो, मैं जैसे बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति यदि मीथेनॉल अगर पी ले, ठीक है, वैसे तो इथेनॉल भी नहीं पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं, ठीक है, बट मीथेनॉल अगर कोई पी लेता है तो ये ऑप्टिक नर्व को बच्चों इफेक्ट करता है, बहुत तेजी से प्रभावित करता है हमारी ऑप्टिक नर्व को। ठीक, ऑप्टिक नर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में, है ना। तो ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, देखने के लिए, है ना। लाइट वाइट जो आती है फॉल करती है तो उसको हम सेंस करते हैं, तो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व ही इफेक्टेड हो जाएगा, अगर वो प्रभावित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप ब्लाइंड हो, मतलब जो भी पीता है उसको ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, अंधा हो सकता है वो। तो बस ये बात भी आपको लिखनी है क्या, कि ये जो होता है मीथेनॉल का जो ड्रिंकिंग होता है, ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, जिससे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में यहाँ लिख के आने हैं 2 मार्कर के लिए। ओके, नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके,